गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो है फिजिक्स के प्रोग्रेशन में आज हम लोग जो है एसएचएम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस हो रहा है, आपको कंटेंट मिलते जा रहे होंगे। तो आपको आज एसएचएम पढ़ना है। तो एसएचएम में पहला जो चीज़ पढ़ोगे वो पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है उस चीज़ को पहले समझते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन विच रिपीट आइडेंटिकली आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसी बॉडी जो एक फिक्स इंटरवल टाइम पे अपना जो पाथ होता है वो रिपीट करे, उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अर्थ की बात करते हैं, अर्थ रोटेट हो रहा है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है और जो है वो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है। तो अगर उसको अपनी एक्सिस पे अगर हम बात करें तो अपनी एक्सिस पे कितना 24 आवर्स के बाद वो दोबारा उसी पोजीशन से रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन के बाद मतलब कोई अपना एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना पाथ रिपीट करे आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक मोशन। अब बात आती है कि ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन समझ गए, ऑसिलेशन क्या होता है? अगर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा वाइब्रेटरी सिस्टम जो कि टू एंड फ्रो मोशन होता है या मीन पाथ के मतलब अबाउट जो है मोशन अबाउट मीन पोजीशन करता है, उसको हम बोलते हैं क्या? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है बेटे, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। अगर आपने क्या किया, इसको दबा के छोड़ दिया तो ये क्या होगा? मेन पोजीशन, अगर ये अभी नेचुरल लेंथ है, अगर यहाँ पे क्या किया आपने, ब्लॉक रखा और दबा के छोड़ दिया, ब्लॉक दबाया और छोड़ दिया, तो क्या करेगा? जो मोशन होगा अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। अगर हम बात करते हैं अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो देखो जनरल जो इक्वेशन होती है F इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n। अगर हम सिंपल की बात करें, नाम से स्पष्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सर n की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो सर एक ऐसा फोर्स जो एक्ट कर रहा है किसी सिस्टम पे माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, जो तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका मास m है, ये नेचुरल लेंथ है, ये मेन पोजीशन मान लो। अब यहाँ से हमने एक फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग फोर्स, जिधर फोर्स लगाते हो जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसके अपोजिट लगता है बेटे। तो आपने यहाँ तक दबा के इसको छोड़ दिया तो ये क्या होगा? मीन पोजीशन चूंकि ये है तो इसके अबाउट जो है ये क्या होगी? मोशन करेगी ये ऑब्जेक्ट, दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो मोशन करेगी अबाउट द मीन पोजीशन करेगी, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? ये मैक्सिमम ये दूरी तक जाएगी, इसको ईपी बोलते हैं। ईपी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये क्या है? लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसको अब इसी के बीच में क्या करेगी? वो एसएचएम करेगी। इसी के बीच में क्या करेगी? एसएचएम करेगी, जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? F इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या हो जाएगा? F इक्वल टू माइनस के एक्स। अब F इक्वल टू सर m इंटू ए होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? माइनस के इंटू एक्स। तो यहाँ पे ए को लिख सकते हैं बेटे d2x बाई डी टी स्क्वायर, d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। या एक काम करो, ये वैल्यू क्या हो गई? d2x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं बेटे? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब ये एक्चुअली होता क्या चीज़ है? के बाई एम जो होता है डेट इज ओमेगा स्क्वायर,
यहाँ पे ये वैल्यू क्या होता है कि ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ के बाई एम या के बाई एम बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो अगर आपसे कभी पूछ ले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो आप उसको क्या बताओगे? d2x/dt² प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। पढ़ते हैं बेटे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो पहले वेलोसिटी इक्वेशन देखते हैं। तो आपने क्या पढ़ा सर? a इक्वल टू मैंने पढ़ा m इंटू ए माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ये पढ़ा सर। a को हम लिख सकते हैं v dv ओवर dx। एक्सेलरेशन को यही तो लिखते हो ना, या dv ओवर dt लिखते हो या v dv ओवर dx लिखते हो। ये बराबर इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v dv बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से समझना सर। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो वेलोसिटी 0 होगी। मतलब सर x इक्वल टू एक्स पे x की वैल्यू a जब होगी तो वेलोसिटी क्या होगा आपके पास? यहाँ पे अगर x की वैल्यू कोई सा भी होता है, x की वैल्यू x होती है तो वेलोसिटी सपोज v होता है। जब एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू a होता है तो वेलोसिटी सर 0 हो जाती है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया सर? v²/2 v2 0 v से 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx का क्या हो गया? x²/2 x टू a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस v²/2 बराबर माइनस ओमेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a²/2 बाहर ले लो, a² माइनस x², ये टू कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तो जो v की वैल्यू हो गई, v बराबर क्या हो गया? ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन द केस ऑफ एसएचएम। आपको कहीं पे भी अगर वेलोसिटी की वैल्यू पूछा जाता है किस पॉइंट पे क्या होगी, सपोज पूछ दिया कि x की वैल्यू a/2 पे वेलोसिटी क्या होगी, x इक्वल टू a पे वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे भर दो कि सर x इक्वल टू a/2 पे पूछ रहा है। तो ओमेगा v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x के जगह पे a/2, a/2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आपके पास क्या हो गई? ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस a²/4 या ओमेगा अंडर रूट ऑफ 3a²/4 या ओमेगा/2 अंडर रूट ऑफ 3a या √3/2 ओमेगा इंटू a। सो दिस इज द वेलोसिटी एट x इक्वल टू a/2 पे। आपको कहीं पे भी अगर वेलोसिटी का इक्वेशन लिखवाना चाहता है तो आप विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट एट एनी वैल्यू ऑफ at any x is equal to at any particular value of x you can easily find out the velocity value। ठीक है, ऑल राइट। बेटे देखते हैं वेलोसिटी इक्वेशन तो आ गई आपके पास। क्या आई सर? v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। अब v को क्या लिख सकते हो? dx/dt लिख सकते हो। तो dx/dt बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। अब इसको क्या करो? x को x के साथ रखो, t को t के साथ। तो यहाँ पे dx डिवाइडेड बाय दिस फंक्शन इक्वल टू ओमेगा dt। अब यहाँ पे बेटे जब x सब समय 0 था तो कोई एक वैल्यू x0 थी सपोज, और जब समय t था तो यहाँ पे x वैल्यू है। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a। ठीक, तो यहाँ पे x/a रखा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो x0/a, ओमेगा dt का तो ओमेगा t हो गया। अब ये आपके पास क्या है? इसको उस साइड ले जाओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ x/a इक्वल टू ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स ऑफ x0/a। इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। x0/a फेज डिफरेंस है जिसको फाई बोलते हो। तो आप लिख सकते हो ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ये बराबर क्या है आपके पास? साइन इनवर्स ऑफ
एक्स बाई ए। आप एक्स की इक्वेशन लिख सकते हो तो एक्स बराबर सर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई सर? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अगर आप वेलोसिटी चाहते हो तो सर वेलोसिटी बराबर डी एक्स बाई डी टी, तो क्या हो जाएगी v बराबर यहाँ पे a साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, फिर ओमेगा टी का ओमेगा हो जाता है तो a ओमेगा हो जाएगा बेटे। क्या हो जाएगा यहाँ पे a ओमेगा, तो v बराबर a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मान लो ये वेलोसिटी इक्वेशन आ गई। अब आप चाह रहे हो नहीं सर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो a बराबर आपको पता है dv बाई dt सर, a बराबर dv बाई dt। तो अगर dv बाई dt यहाँ पे कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटे? एक्सेलरेशन इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a बराबर क्या हो जाएगा सर? a ओमेगा कॉस का माइनस साइन होता है बेटे, तो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब एक बात बताओ, अभी ओमेगा टी का सर ओमेगा हो गया तो वैल्यू क्या हो गई? ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब यहाँ पे अगर इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो मान के करें तो तीनों इक्वेशन, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो, चाहे वेलोसिटी इक्वेशन हो और चाहे एक्सेलरेशन इक्वेशन हो, यू कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वर्सेस टाइम, velocity versus time and acceleration versus time. So let us see how the graph looks like. All right बेटे, देखते हैं कि इक्वेशन कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू जैसे a साइन ओमेगा टी प्लस फाई आती है, जनरल इक्वेशन तो यही है। अगर इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो होता है तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी सर? a साइन ओमेगा टी। अब इसका t के रिस्पेक्ट में वर्सेस पोजीशन ग्राफ बताना है। तो अगर समय t है तो यहाँ पे t की वैल्यू अगर यहाँ पे t बाई टू, आपको पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, ये साइनोसाइडल वेव है, साइन वेव, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा सर? प्लस a होगा। कब होगा मैक्सिमम सर? मतलब सर ओमेगा t की वैल्यू क्या हो जाए? पाई बाई टू हो जाए तो मैक्सिमम होगा। अब ओमेगा बराबर क्या है सर? 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी बराबर पाई बाई टू। पाई ने पाई को मार दिया तो टी की जो वैल्यू आई, टी बराबर क्या आ गया? टी बाई फोर, कैपिटल टी बाई फोर। मतलब सर टी बाई फोर पे, टी बाई टू पे, मतलब सर टी बाई फोर पे जो है वैल्यू क्या होगी? एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम होगी। तो ये जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे टी बाई फोर पे मैक्सिमम वैल्यू, फिर टी बाई टू, टी बाई टू अगर यहाँ पे रख दोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एक कंप्लीट लूप, ये साइनोसाइडल वेव, साइन वेव बोलते हैं इसको। तो सर ये तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई। अगर हम बात करें वेलोसिटी इक्वेशन, जैसा कि आपने पढ़ा वेलोसिटी इक्वेशन, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, ए कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आगे फाई क्या है? जीरो है, इनिशियल फेज डिफरेंस। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी सर? जब इसकी जो वैल्यू होगी ओमेगा टी है, मतलब ये जीरो डी कितना डिग्री हो जाए? पाई बाई टू। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पाई बाई टू मतलब 90, या यूँ कहें कॉस जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। कॉस जीरो पे वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मतलब सर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए? 0 डिग्री। तो समय जब समय टी की वैल्यू निकालो, टी बराबर 0 पे मैक्सिमम है वेलोसिटी। कितना मैक्सिमम है सर? ओमेगा टी। तो जब देखो समय टी बराबर 0 था तो ये वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू है। कितना? ए ओमेगा। कितना मैक्सिमम वैल्यू है? ए ओमेगा वेलोसिटी। अच्छा एक बात और, ये मैक्सिमम है, इसके बाद ये कॉस का ग्राफ है, ए कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो कॉस वाला फंक्शन जैसे आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू आप, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस ए ओमेगा नीचे, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी सर? 0 होगी। तो आपके पास प्लस ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा, इसके बीच में वेलोसिटी क्या करेगा? ऑसिलेट करता है। वेलोसिटी ऑसिलेट बिटवीन प्लस ए ओमेगा टू माइनस ए ओमेगा। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन आप एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तो सर नेगेटिव वैल्यू है, तो ये ग्राफ कहाँ से चालू होगा? है तो साइनोसाइडल, लेकिन नेगेटिव है तो माइनस नीचे से चालू होगा, यहाँ पे नीचे जाएगा सर।
तो है तो यही चीज़, बट नीचे से जा रहा है। अब ये इसका कहाँ तक एक्सेलरेशन, कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर तक क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑसिलेट कर रहा है। सो दिस इज दी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अब आप इसमें कई बार पूछ दिया जाता है कि किस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, तो आपको बस ये इक्वेशन यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखना है और आप वेलोसिटी बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, एक्सेलरेशन बता सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन यू कैन डिफाइन एनीथिंग, ठीक है। सो लेट अस सी नेक्स्ट बेटे फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम में एसएचएम में बनाना आना चाहिए आपको। तो एक्चुअली होता क्या चीज़ है तो एसएचएम सर, है तो एसएचएम हो रहा है। अब यहाँ पे एक बार यहाँ गया, फिर यहाँ पे गया। अब देखो ध्यान से, ऑसिलेशन तो हो रहा है, एसएचएम तो हो रहा है सर, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, इसको फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक सर्कल ऐसे इस तरीके से बना लो, ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे x बराबर 0 है, या यूँ कहो इसको सर ये मीन पोजीशन होती है, और ये क्या होता है बेटे, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। एक्सट्रीम पोजीशन है मतलब सर यहाँ पे जब आएगा तो ये इधर प्लस ए होगा, यहाँ पे ये माइनस ए होगा। अब एक्चुअली जो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पढ़ी हो इक्वेशन, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मान लो कि एक यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखना है, एक पार्टिकल यहाँ पे है और 30 डिग्री पे है। मान लो यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से। तो एक बात बताओ, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये हमें 5 चाहिए। तो सर यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी, अब इसका अगर ये एक है तो ये ए एम्पलीट्यूड तो ए है, तो सर ये भी ए होगा, ए कॉस 30 ए साइन 30, ए साइन 30 सर। अब यहाँ पे इसका अगर इक्वेशन लिखना चाह रहे हो तो वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए साइन 30 1/2, तो सर यहाँ पे ये वैल्यू a/2 है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a/2। तो x के जगह पे a/2 रख दो बेटे, a/2। यहाँ पे a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू इसने इसको मार दिया, यहाँ पे 1/2 इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका मतलब साइन कितने 30 डिग्री की वैल्यू कितने डिग्री की है, π/6। मतलब सर साइन π/6 बराबर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो एक बार बताओ, दोनों साइड साइन है, तो यहाँ पे आपके पास लिख सकते हो π/6 इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू आप बता सकते हो कितना होगा, जिस भी समय पे पूछा जाए फाई नॉट आप बता सकते हो। तो इसको बोलते हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या फेजर डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं, यहाँ पे देखते बेटे, कह रहा है कि x इक्वल टू -a/2 इट इज़ मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, फाइंड आउट इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखना है। तो ये आपको पता क्या है कि ये सर फेजर से कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब बेटे यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, ये प्लस ए पे जाएगा, इधर आएगा तो सर माइनस ए पे आएगा। चलना यहाँ से चालू हुआ है तो एक बार यहाँ पे एक्सट्रीम पे गया, फिर नेगेटिव में गया, फिर ये नेगेटिव में गया, है तो नेगेटिव में ही। अब यहाँ पे ये -a/√2 है, मतलब 45 डिग्री। यहाँ पे देख, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी सर ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। तो यहीं पे कहीं, अब इसमें ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, तो कैसे एसएचएम कैसे होता है वो ध्यान से देखना। तो सर एक बार क्या होगा, आपके पास ये वैल्यू है, अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है पॉजिटिव में, अभी भी पॉजिटिव है बेटे। इसके बाद अब ये निगेटिव में जा रहा है, ये निगेटिव में जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से अब ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेंगे सर, ये नहीं लेंगे, ये डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि ये अभी क्या है, निगेटिव में जा रहा है, अभी ये पॉजिटिव में जा रहा है। रिटर्निंग टाइम पे ये पॉजिटिव में जाएगा।
अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू लेंगे। अब ये वैल्यू यहाँ से ओरिजिनल से कितने एंगल बना रही है, 270 270 तो यहाँ से ये बना रही है और प्लस 45। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 270 प्लस 45 डिग्री, कितना प्लस 45 डिग्री। तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी। या 270 प्लस थीटा आप याद कर सकते हो तो माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक। तो आपके पास वैल्यू 2 सेकंड कोऑर्डिनेट कोसाइन नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। तो आपके पास इक्वेशन ये हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम से फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई यहाँ से, अगर यहाँ से देखो यहाँ से फाई कितना है 270 प्लस 45 डिग्री। ऑलराइट, देखते हैं बेटे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी रिलेशन है। तो याद करो काइनेटिक एनर्जी 0 होती थी अगर ये मेन पोजीशन है x बराबर 0 और यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन प्लस a है, इधर माइनस a है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर। v बराबर आपने क्या पढ़ा, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ये है। अब इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, तो सर x की वैल्यू 0 भर दो, x की वैल्यू 0 भर दो तो वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो सर यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो ग्राफ है x बराबर 0, सर ये काइनेटिक एनर्जी है, या यूँ कहें ये जो रेड वाला ग्राफ है, जो रेड वाला है ये काइनेटिक एनर्जी है। और सर जो ब्लू वाला है, सॉरी जो ब्लैक वाला है ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब x बराबर आपको पता है ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई एम, तो k बराबर ओमेगा स्क्वायर m लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर m इंटू ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर का फंक्शन है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, अगर यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ ये वैल्यू आपके पास 1/2 m ओमेगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर एवरेज वैल्यू पूछी जाए तो ये इसकी एवरेज 45 डिग्री पे, तो 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 2, तो 1/4। तो कभी कभी एवरेज वैल्यू पूछ लिया जाता है, तो एवरेज वैल्यू क्या, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर, ये है। अभी मैक्सिमम कहाँ होगा भाई, तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो यहाँ पे जब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल 0 होगी, ठीक। और जब काइनेटिक 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या, मतलब इस लाइन की जो वैल्यू है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, जिसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप जानते हो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूरी वैल्यू लिख दी है, पोटेंशियल ये, तो अब ये देखो यहाँ पे ये वाला पूरा फंक्शन कट गया, मतलब सर ये जो x की जो वैल्यू है, अगर x बराबर इन दोनों का समेसन, बेसिकली यूँ कहो कि या टोटल एनर्जी जो होती है इट इज़ द समेसन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब ये 0 है पोटेंशियल काइनेटिक मैक्सिमम, तो 0 प्लस मैक्सिमम, तो ये जो टोटल एनर्जी होगी ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन द केस ऑफ एसएचएम। बेटे सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ध्यान से समझो। ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम से हम क्या निकालते हैं, सिंपल पेंडुलम से आपको जी की वैल्यू निकालते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड जो है स्टॉप वॉच होती है उसकी हेल्प से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है t इक्वल टू 2π√L/g, तो याद रखो डेल्टा t बाई टी इंटू 100 इक्वल टू 2 से कोई मतलब नहीं होता, 1/2 डेल्टा अंडर रूट है ना बेटे, तो डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 1/2, सिमिलरली डेल्टा g/g मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आपको एरर इन टाइम पीरियड, कभी कभी अगर मान लो कि लेंथ में एरर है या
जी में एरर है तो टाइम पीरियड में क्या एरर होगा, इसको आपको बताना पड़ता है। तो आपको बस ये एरर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है एरर वाला, वो सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेंगे। अब एक है सिंपल पेंडुलम इन द लिफ्ट। अब क्या है कि एक लिफ्ट है बेटे, लिफ्ट में एक आदमी है, या यूँ कहें ये पकड़ा हुआ है एक सिंपल पेंडुलम ऐसे, और अगर ये ए एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेंथ लंबाई एल है, तो आपको पूछेगा कि अगर ए लिफ्ट ए से ऊपर जा रही है तो इसके टाइम पीरियड जो लिफ्ट में या यूँ कहें जो बधा हुआ है सिंपल पेंडुलम, उसके टाइम पीरियड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपान जी इफेक्टिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर, L अपान जी इफेक्टिव। अब सर आपको आपने बताया है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपान जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ऊपर जाएगी लिफ्ट तो G प्लस ए हो जाएगा बेटे, G प्लस ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर यही सेम कंडीशन में लिफ्ट नीचे जा रही होती, मान लो एक लिफ्ट में एक सिंपल पेंडुलम बधा हुआ है और ये लिफ्ट ए से नीचे जा रही है, डाउनवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड मूव करती है तो ये टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपान जी माइनस ए हो जाएगी, जी माइनस ए। कभी कभी एक कार का भी मतलब एक सर्कुलर मोशन का भी इसमें क्लब कर देता है कि सपोज एक कार है, कार के अंदर जो है लिफ्ट, कार के अंदर जो है एक पेंडुलम बधा है, मान लो कार जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है। एक कार है, कार की जो छत पे है, फ्लोर पे एक सिंपल पेंडुलम बधा है और ये मोशन कर रही है। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या, टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपान जी इफेक्टिव, तो जी प्लस, ये तो जी तो लगेगा ही, प्लस वी स्क्वायर बाई आर, एक एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर। अब इसका पावर कितना, 1/2, चूँकि क्या होगा एक्सेलरेशन तो लगेगा डाउनवर्ड सर, ठीक, और जो इसका सेंटीपिटल फोर्स मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा, वी स्क्वायर बाई आर। कितना, अगर मान लो एक पेंडुलम है ऐसे यहाँ पर लटका है तो एम जी तो नीचे लगेगा, जी तो नीचे लगेगा, जी इफेक्टिव, और एक एक्सेलरेशन लगेगा। अगर ये कार घूम रही है तो इस पे क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर, एक क्या होगा एक्सेलरेशन लगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, मतलब ऐसे समझें ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे जी लगेगा, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, तो इसका रिजल्टेंट इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो जी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी बाई आर का होल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये आपके पास इस तरीके से एल इफेक्टिव के साथ आप बता सकते हो। ठीक है बेटे, पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो पहला जो चीज़ है साहब वो सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे एक स्प्रिंग है, फिर एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक लगा है, यहाँ पे K1 यहाँ पे K2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट K1 इक्विवेलेंट बराबर जो सीरीज है ये यहाँ पे सीरीज, चूँकि क्या होगा दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा भाई सर, दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। अब आपको पता है F = kx माइनस kx बेटे, ये पता है आपको, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी F डिवाइडेड बाई k माइनस में, तो यहाँ पे x टोटल जो x1 की वैल्यू आप लिखोगे तो फोर्स तो सेम लगेगा सर, mg तो इसमें भी, तो सर F तो वही रहेगा mg। यहाँ पे क्या है आपके पास, x1 के जगह पे सर K1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस F बाई K2, यहाँ पे F तो वही F टोटल डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे ये नेगेटिव अगर रखते हो तो ये तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, F कैंसिल हो जाएगा, तो 1/K इक्विवेलेंट बराबर
1/K1 प्लस 1/K2। तो ये तब होता है जब स्प्रिंग सीरीज में होती है। स्प्रिंग किस में है? सीरीज में। ये बात याद रखिएगा कि स्प्रिंग सीरीज में होगी तो इक्विवेलेंट के जो होता है, क्योंकि आपको टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√m/k इक्विवेलेंट से काम करना होता है। के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ऐसे या SHM कांस्टेंट बोलते हैं। अगर सर ये इस तरीके से है, अगर पैरेलल में हो जाए सर फिर क्या होगा? ये तो सर सीरीज में रही, स्प्रिंग इन सीरीज रही। अगर स्प्रिंग इन पैरेलल हो जाए भाई, तो ये याद रखना ये बात कि सर ये है फिर ये है। अब इस पे एक ब्लॉक रखा है बेटे, तो एक बात बताओ, अगर इसको खींचते हो, x खींचते हो या जैसे ही मास लटका तो इसमें एक्सटेंशन x होता है, तो सर यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, तो इस एक्सटेंशन तो सेम है सर। तो अगर एक्सटेंशन सेम है तो आप यहाँ से k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो K1 प्लस K2 आती है, F इक्वल टू KX। तो एक्सटेंशन तो सेम है, तो यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू होगी, चूँकि ये टोटल फोर्स क्या हो जाता है, टोटल फोर्स m इंटू जी रखोगे या जो भी आप F इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू x। तो सर यहाँ भी x यहाँ भी x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? K1 इंटू यहाँ पे K1 और x तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ पे K2x, तो x तीनों साइड दोनों साइड से कैंसिल, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? K1 प्लस K2। तो ये तब होता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कभी कभी एक बार बच्चों को थोड़ा डाउटफुल में डाल देते हैं, वो कैसे डालते हैं वो ध्यान से देखो। तो सीरीज पैरेलल तो सर हम कर ले जाएंगे, डाउट कहाँ आता है? मान लो कि एक बात बताएं, यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसे है, फिर एक ब्लॉक डाल दिया, फिर एक स्प्रिंग डाल दिया, फिर यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या सीरीज और पैरेलल क्या होगा? सीरीज होगा कि पैरेलल होगा? तो यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना कि जब भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो खींचना है, आपको स्प्रिंग को खींचना है। कि यहाँ पे सर स्प्रिंग खींचा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, स्प्रिंग को खींचा था तो डिस्प्लेसमेंट सर सेम था, इसका भी और इसका भी, लेकिन सीरीज में सर ऐसा नहीं था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सर ये सपोज K1 है, यहाँ पे K2 है, तो एक बात बताओ, अगर ये मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया आपने, तो सर जितना इसमें कंप्रेशन होगा उसमें उतना ही क्या होगा? एलोंगेशन होगा। कहने का मतलब सर जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसका भी और इसका भी सेम होगा। तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे हैं भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर? K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 हो जाएगा बेटे। कभी कभी एक बात बोलता है कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कटिंग ऑफ स्प्रिंग। सर कटिंग ऑफ स्प्रिंग क्या है? क्या इसके स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता है? हाँ बिल्कुल चेंज होता है। तो याद रखना कि अगर एक स्प्रिंग है भाई साहब, एक स्प्रिंग है, यहाँ पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज K है, आपने m/n रेशियो में काट दिया, m/n रेशियो में काट दिया, तो यहाँ पे जो K1 की या Km की जो वैल्यू होगी, m मतलब m पार्ट जो आपने काटा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? m/n प्लस m इंटू K इक्विवेलेंट इंटू K। इस वाले का Kn क्या होगा सर? n/m प्लस n इंटू K। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, मान लो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन पर मीटर है बेटे, 10 न्यूटन पर मीटर। आपने इसको 2:3 के रेशियो में काट दिया, तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, अब तो 2 स्प्रिंग हो गई, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? ऊपर वाले का, ऊपर वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा सर? 2/2 प्लस 3 5 इंटू 10, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2 दूनी 4, 4 न्यूटन पर मीटर ऊपर वाले का हो गया। सर नीचे वाले क्या होगा? तो 3/5 इंटू 10, तो वैल्यू कितनी हो गई सर? 6 न्यूटन पर मीटर होगा। तो इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो कई बार नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं कि 2-3 स्प्रिंग का, एक स्प्रिंग थी, इसको 2-3 रेशियो में काट दिया है, तो उसमें बोला कि इसको फिर सीरीज में जोड़ा गया, फिर पैरेलल में जोड़ा गया, तो उसका इक्विवेलेंट K क्या होगा। तो आपको बेसिक ये कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप मतलब इजीली सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ऐसा मतलब मेरा विश्वास है कि बहुत आसान है।
कि ठीक है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं बेटे इसको। एक बेटे होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल पेंडुलम। इसमें टाइम पीरियड क्या होगा? फिजिकल पेंडुलम का मतलब ये है कि साहब इस बार एक पूरी बॉडी है जो कि पिवोटेड है इस पॉइंट पे, जिसका सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये COM है, ठीक। mg एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ I/mgd होता है। I को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट पिवोटेड पॉइंट। इस पॉइंट के पिवोटेड, जिस पॉइंट पे पिवोटेड है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो ये इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पिवोटेड पॉइंट बोलते हैं। और डी क्या है? सेंटर ऑफ मास से पिवोटेड पॉइंट के बीच की दूरी है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड पिवोटेड पॉइंट के बीच की दूरी। तो आप इससे टाइम पीरियड ऑफ एनी फिजिकल पेंडुलम आप बता सकते हो बेटे, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ SHM। मतलब 2 या 2 से अधिक अगर SHM सुपर इम्पोज हो तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका फेज क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ SHM कॉल्ड एज सुपर पोजिशन ऑफ SHM। मतलब सर अगर एक SHM है जिसका इक्वेशन दिया है y1 बराबर a sin ओमेगा t और दूसरा इक्वेशन है y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? फाई है सर। तो y नेट क्या होगा, इसका नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो सर जो नेट होगा y1 प्लस y2 दोनों को सुपर इम्पोज किया। आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है। कंस्ट्रक्टिव एक कॉन्सेप्ट है, जब वेव पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जब 2 वेव सुपर इम्पोज होती हैं आपस में, है तो वेव ही SHM। आप ऐसे ऐसे जा रही है तो है तो वेव ही, ऐसे ऐसे जा रही है तो है तो वेव ही, 2 आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सपोज a नेट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा है। थीटा इज दी रिजल्टेंट फेज एंगल। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए नेट के वैल्यू ए नेट बराबर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। जैसा कि आपने वेक्टर का एडिशन का चीज़ देखा था वही सेम चीज़ है। एम्पलीट्यूड a1 और a2 के साथ दोनों के बीच का एंगल क्या है? फाई है। तो रिजल्टेंट एंगल क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि फेज कितना है इनके बीच और इनके बीच में, तो फेज की वैल्यू आपने थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। जैसे वेक्टर में आपने पढ़ा था कि a और b रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो वैल्यू क्या होगी? a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। तो आपको इस तरीके से आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी बता सकते हो, इसका थीटा भी बता सकते हो, सारी चीज़ें बता सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दी SHM। जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने कवर कर लिए। अब हम एक एक करके JEE और नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू।